हेलो एवरीवन। आज है 23 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिगो पाज ये भी हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत यूरोपीय यूनियन ने 20 अक्टूबर 2025 को एक नए रणनीतिक ईयू इंडिया एजेंडे पर स्वीकृति दे दी है। बोडो समुदाय का जो बोथो धर्म है, इसे अलग जनगणना कोड ये मिल चुका है असम में। और एडीबी ने वर्ल्ड बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध एक्टर थे। खान मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में राज्य खनन तत्परता सूचकांक का कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश टॉप पर है। 22 साल बाद 125वीं आईएफएस शील्ड खिताब जीता है मोहन बागान ने। जापान का पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहले वॉइस आर्टिस्ट बनी मसाको नोजावा। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ब्राजील ने व्यापार प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा करी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार करना। हाल ही में चर्चा में रहा जो तफ्तान ज्वालामुखी है, जिसमें विस्फोट हुआ, ये आप ईरान से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्ध पोत पर दीपावली मनाई है? अभी हाल ही में इन्होंने आईएनएस विक्रांत पर दिवाली का सेलिब्रेशन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है चर्चे में रहा आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाई। अब आईएनएस विक्रांत के बारे में हम जान लेते हैं। ये देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि विमान वाहक पोत है, जो कि साहसी और विजयी शब्द से प्रेरित नाम रखा गया है। और ये जो नाम है, ये भारत के पहले विमान वाहक पोत जो 1961 में कमीशन किया गया था, इसी की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसने कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। तो अभी का जो आईएनएस विक्रांत है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है और 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 71 के तहत किया गया है। 2009 में निर्माण शुरू हुआ था। 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और इसे डिजाइन किया गया है भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है, इसके द्वारा। यहां से यदि मैं बात करूं आईएनएस विक्रमादित्य की, तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये 16 नवंबर 2013 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। आईएनएस अर्नाला की यदि बात की जाए तो आप इसे कह सकते हैं एक तरह का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। और आईएनएस वगसीर जो है, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6वें स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 में कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। तो वगशीर इसमें 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। सवाल नंबर दूसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक और इनकी विदेशों में जो ब्रांचेस हैं, इनको किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में, यानी कि इंडियन करेंसी में लोन प्रोवाइड करने की अनुमति अक्टूबर 2025 में दे दी है? तो देखिए, कुल 3 देश हैं, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। ये तीनों ही भारत के पड़ोसी हैं। तो जिसके लिए आरबीआई ने, यानी कि जो इंडियन बैंक है और उनके जो विदेशी ब्रांच है, इन देशों के निवासियों के लिए, जो 3 देश अभी यहां से मैंने मेंशन किए हैं, इन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को इंडियन करेंसी में लोन प्रोवाइड कराने की अनुमति दे दी है। इसके जरिए बाहरी व्यापार और जो भुगतान है, यानी कि पेमेंट है, ये और आसान हो जाएगा। साथ ही जो रीजनल ट्रेड है, यानी कि क्षेत्रीय व्यापार में रुपए की जो भूमिका है, ये मजबूत होगी। और ये इन 3 देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से श्रीलंका ये डॉलर की कमी वाला पड़ोसी देश है, जबकि भूटान और नेपाल के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयास भारत कर रहा है। आरबीआई के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर में शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता का नाम याद रखें। जुलाई के महीने में आरबीआई ने 75 करोड़ से अधिक के सभी पेमेंट्स के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सवाल नंबर तीसरा है, मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो 2025 की रिलीज की गई, इसमें भारत को 52वें स्थान पर रखा गया है।
तो अक्टूबर 2025 में मर्सर ने चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट इंस्टीट्यूट साथ ही मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के हेल्प से मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स नामक रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसमें कि भारत को 52 नंबर पर रखा गया है, जो कि इंडेक्स में सबसे निचला स्थान है, जिसका समग्र सूचकांक ग्रेड डी मतलब कि 100 में से इसे 43.8 ये स्कोर मिला है। इसमें टॉप पर है नीदरलैंड, जो कि यूरोपियन कंट्री है 85.4 स्कोर के साथ, ये इसका अंक है। साथ ही पेंशन इंडेक्स में नीदरलैंड टॉप पर है और उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग में आपको बता देती हूँ। अभी हमने खनन तत्परता सूचकांक का कैटेगरी ये देखा था, जिसमें कि मध्य प्रदेश टॉप पर है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 102 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 38 है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में 42 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 41 है। न्यूम्बो की सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटका को बताया गया। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है। पीस इंडेक्स में 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है और करप्शन इंडेक्स में 96 में हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में जो अबू सुफियान खारखारो हैं, इन्हें रिसेंटली शिक्षा, सांस्कृतिक विकास साथ ही समुद्री नवाचार में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमांशु कुलकर्णी की यदि बात की जाए तो इंटरनेशनल वाटर प्राइज जो 2025 का था, इसके ये विजेता है। शेरी सिंह जो है ये मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। सोनाली घोष IUCN का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 2025 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड रहे, इसमें 2025 का यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी ने जीता। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मोहनलाल ने। PV नरसिम्हा राव अवार्ड ये है मनमोहन सिंह मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक अवार्ड आनंद पाटिल के नाम। आहान रितेश प्रजापति को क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड मिला। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला को। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को। कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान। पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला। चिथा रविंद्रन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले। रशिया का दोस्तोवस्की अवार्ड है जावेद अख्तर के नाम। फ्रेड डॉरिन मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। 2025 का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास के नाम। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल के नाम। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर डोशिल। संगीता कला निधि सम्मान है RK राम कुमार के नाम। प्रिजर पुरस्कार लियो जियाकुन। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है मारी इंगला हंगरिया ने, जो कि ब्राजील से बिलोंग करती हैं। कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को और इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से डोनाल्ड ट्रंप सम्मानित किए गए हैं। सवाल नंबर 5 है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ये कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर महीने की 23 तारीख को मनाया जाता है। ये जो दिन है ये इन लुप्त प्राय जीवों के संरक्षण के लिए, यानी कि हिम तेंदुओं के ही संरक्षण के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। अब यहाँ से यदि मैं बात करूं अक्टूबर महीने की अदर इंपॉर्टेंट डे की, तो 1 अक्टूबर है विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 4 अक्टूबर है विश्व पशु संरक्षण दिवस। अक्टूबर महीने का पहले मंडे को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 6 अक्टूबर को। फिर 8 अक्टूबर है इंडियन एयर फोर्स डे। 10 अक्टूबर है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 9 अक्टूबर है वर्ल्ड पोस्टल डे। 11 अक्टूबर है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे और विश्व सांख्यिकी दिवस हो जाएगा 20 अक्टूबर। सवाल नंबर 6 है, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी बन गए हैं। 40 वर्षीय हर्ष संघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे और ये सूरत का जो माजुरा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से 3 बार विधायक भी बन चुके हैं और इन्हें होम डिपार्टमेंट का भी स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। असीम घोष जो है ना, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अशोक गजपति राजू गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ से गुजरात के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात जो है यह प्रोसेस्ड आलू का यानी कि पोटैटो का
प्रोसेस्ड पोटैटो उत्पादन में शीर्ष राज्य बना हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल हुआ है। देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री धौलेरा गुजरात में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन दाहोद में किया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात ही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में ये टॉप पर था, मतलब इसका जो शहर है सूरत, लेकिन अभी 2025 वाले में इंदौर टॉप पर है। वायु सर्वेक्षण की बात कर रही हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना रही है। और मैंग्रोव गुनरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत या जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया। जी सफल योजना की शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट ने की, जिसकी फुल फॉर्म बनती है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। और गुजरात में पोरबंदर जिले में माधवपुर में 5 दिन का ये जो माधवपुर मेला था इसका आयोजन किया गया। सवाल नंबर 7वां है, नवंबर 2025 में UNFCCC COP30 की ऑफिशियली रूप से मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है। ये डिस्कशन हमने पहले भी किया था कि इस साल की जो COP30 की बैठक है ये ब्राजील ही करने जा रहा है। ब्राजील हालांकि इस साल इसने ब्रिक्स समिट भी होस्ट किया था और इस साल ये COP30 भी होस्ट करने जा रहा है। यहाँ पर UNFCCC लिखा हुआ है तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस, F फॉर फ्रेमवर्क, CCC का मतलब हुआ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित होने जा रहा है। अब ये जब आयोजित होगा तो इसके इफेक्ट बनेंगे वो हम डिस्कशन कर लेंगे। थाईलैंड ने इस साल का जो बिम्स्टेक समिट था ये आयोजित किया थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जो बैठक थी चाइना ने होस्ट करी। इस साल G20 होस्ट करने जा रहा है साउथ अफ्रीका। सवाल 8वां है, किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया है। आंसर इसका हो जाएगा भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत का ये दूसरा चंद्र मिशन था। इसने रिसेंटली चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME के प्रभावों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। तो ये जो अवलोकन है ये चेस 2 जो कि ऑर्बिटर पर एक पेलोड है, चेस 2 यानी कि चंद्रमा का वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2 जो ऑर्बिटर का एक पेलोड है इसी के द्वारा किया गया है। इसरो ने यह बताया है कि जब CME यानी कि कोरोनल मास इंजेक्शन ये चंद्रमा पर इफेक्ट डाला तो दिन के समय चंद्रमा का बाह्य मंडल जो था इस पर प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ गया है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969 हो जाएगा। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर वी नारायण इसके हेड हो जाएंगे। इसरो जो है 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जबकि 2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर भेजने जा रहा है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था, ये एग्जाम में पूछा गया, इसका नाम ये हो जाएगा व्योम मित्र। और गगनयान मिशन का लक्ष्य, गगनयान जो कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, ये रखा है इसने 2027 तक का। सवाल नंबर 9 है, भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जो राजस्व खुफिया निदेशालय है इसके द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया है इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये जो राजस्व खुफिया निदेशालय है ये भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। यहाँ के जो ऑफिसर्स है इन्होंने नोहा सोआ पोर्ट जो है यहाँ पर एक 40 फुट लंबे कंटेनर को पकड़ा है जिस पर लेगिंग्स होने का दावा है। मतलब कि देखिए विदेश व्यापार नीति के तहत ITC कोड के तहत पटाखों का जो आयात है ये बैन है यानी कि प्रतिबंधित है और इसके लिए यानी कि इस पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया। हालिया कुछ ऑपरेशन हमने पढ़े हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में भारत ने चलाया। अभी भूकंप आया था म्यांमार में तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन केलर और नादेर आतंकियों का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर में चलाया गया। अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओडिशा के तटों पर चलाया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने चलाया रशिया पर। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया है ईरान पर, जबकि ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। ऑपरेशन सिंधु ये इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने चलाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये चलाया है ईरान के खिलाफ किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन बसायर अल फतह ये ईरान ने चलाया है अमेरिका पर। ऑपरेशन महादेव ये भी एक आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट
राजस्थान मेघालय की बॉर्डर पर ऑपरेशन फाल्कन, ये गैंडों की अवैध तस्करी के लिए असम में चलाया गया, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यहां से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। सवाल नंबर 10वां है, हाल ही में किस राज्य का जो आदिलाबाद जिला है, इसका मुल्ला गुट्टा गांव में एक प्रायोगिक बैम्बू यानी कि बांस रोपण परियोजना की शुरुआत की गई। तो आदिलाबाद जिला पहली बात तो ये तेलंगाना में इसी के मुल्ला गुट्टा गांव में ये पहल की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास और जनजाति कल्याण के एक प्रमुख अभियान के तहत ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल के तहत तेलंगाना का जो आदिलाबाद जिला है, यहाँ एक बैम्बू रोपण परियोजना की शुरुआत की गई है। सबसे पहली बात, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ग्रीन इंडिया चैलेंज, एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि वनीकरण और जो हमारा पर्यावरण है इसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य है कोलम जनजाति, जो कि एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, इसे बैम्बू की खेती के पुनरुद्धार के माध्यम से पुनर्जीवित करना है, जो कि उनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। तेलंगाना की यदि बात की जाए, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। सबसे ज्यादा अंगदान यहाँ किया गया है। रायतू भरोसा स्कीम की शुरुआत की गई। इस साल का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इसने होस्ट किया। बतकुम्मा फेस्टिवल, राजीव विकासम योजना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ऑपरेशन मुस्कान 11, नीति आयोग का पहला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला ये राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का यहाँ मनाया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में इसने कंपलसरी किया है। मोहम्मद सिराज को तेलंगाना ने डीएसपी का पद दिया। टीबी परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे मान्यता मिली, और मुफ्त चावल यहाँ पर वितरित किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। जिष्णुदेव वर्मा, इन्होंने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम को उद्घाटन किया, और इंदिरा सुरागिरी जल विकासम योजना की शुरुआत यहाँ की गई। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की गई। आंसर इसका था असम। आज का सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया, या किस राज्य में किया जाना है, ये क्वेश्चन है। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।